हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, ये जो आर्टिकल है ये आपका सिविल सोसाइटी के ऊपर है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो एनएसए मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं, वो उन्होंने कहा है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो सबवर्ट की जा सकती है, डिवाइड की जा सकती है और मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जब ऐसा होगा तो हमारा जो नेशन का नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो इंटरेस्ट है एज अ नेशन, वो हर्ट करेगा। तो चलिए आज हम समझते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या है और उसका रोल क्या है और क्या उनका इम्पोर्टेंस है, ड्रॉबैक्स है और वे फॉरवर्ड। तो देखते हैं कि पहले न्यूज़ में क्यों है। जैसा मैंने कहा कि अभी सिविल सोसाइटी के बारे में हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने बात किया। एनएसए ने ये भी एम्फेसाइज किया जो सिविल सोसाइटी है वो न्यू फ्रंटियर है वार का और फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का। यानी कि जब हम वॉरफेयर का बात करते हैं तो तीन तरह के वॉरफेयर्स का आपको पता होगा। ज़मीन, ज़मीन से वॉरफेयर, फिर पानी, फिर हवा। ठीक है, तो उसके अलावा फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का नाम दे दिया है एनएसए ने हमारे इसको। तो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है? refers to any conflict where the state loses its monopoly or war and is fighting non-state actors। non-state actors मतलब कि जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, चाइना के बारे में बात करते हैं, तो ये स्टेट है, लेकिन नॉन स्टेट ऐसे एक्टर्स हैं जो किसी पार्टिकुलर नेशन से बिलोंग नहीं करते। इसमें आपके टेरर ग्रुप्स हो गए या इंसर्जेंट्स हो गया। इसी को रिलेट करके कहा गया कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर मतलब कि जब नॉन स्टेट का बात आता है तो उसमें सिविल सोसाइटी का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, जैसा मैंने कहा, बैटल फील्ड वॉर। सेकेंड जनरेशन आर्टिलरी फायर। थर्ड जनरेशन टू स्पीड सरप्राइज एंड फिल्ट्रेशन। जो जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, पानी, हवा और ज़मीन के अलावा इसे और एक तरह से डिफाइन किया जा सकता है। वो है फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर होगा आपका बैटल फील्ड वॉर। सेकेंड जनरेशन अगर आप बात करोगे तो उसमें आएगा आपका आर्टिलरी फायर। और थर्ड जनरेशन में जब आप बात करोगे तो उसमें आपका आएगा स्पीड, सरप्राइज और इन्फिल्ट्रेशन। इसी रिगार्ड में इंडिया को जब बात हो रही है कि वॉरफेयर में सिविल सोसाइटी का रोल, तो इसलिए इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने सिविल सोसाइटी के व्यूज़, सिविल सोसाइटी के रोल और सिविल सोसाइटी का मेकअप का ध्यान दे। क्योंकि जब हम नए इंडिया का बात करेंगे 2022 में, हम एक नई शुरुआत और नए इंडिया की तरफ देख रहे हैं, तो सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सब देखते हैं कि रोल क्या है सिविल सोसाइटी का। देखिए, जो सिविल सोसाइटी है ये वो हम और आप जैसे लोग ही बनाते हैं सिविल सोसाइटी को। जो गवर्नमेंट और बाकी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं और मीडिया है, उसके अलावा सिविल सोसाइटी वो एनजीओज भी हो सकती हैं, वो कोई स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, वो लॉबिंग भी हो सकती है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो सिविल सोसाइटी एक बहुत वाइड एरे ऑफ ग्रुप्स है, लेकिन इनका रोल समझते हैं। पहला रोल है कि एडवोकेट करना। देखिए, जो भी लोगों की डिमांड है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, गवर्नमेंट को एडवोकेट करने का, कि बताने का ये प्रॉब्लम है और हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, पहला। दूसरा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न एंड मेंटेनेंस। देखिए, गवर्नमेंट हर जगह पहुंच पाए, हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो कई बार क्या होता है, सिविल सोसाइटी ग्रुप होता है, जैसे कि कुछ एनजीओज हो गए या कुछ वैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए या स्टूडेंट बॉडीज़ हो गई, वो क्या करते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। तीसरा कि इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। देखिए, ये जो सिविल सोसाइटी है ये एक ऐसा भी रोल प्ले करती है कि जो ज़मीन पे हकीकत है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है कि वो लोगों की बात सुने। चौथा कि ट्रेनिंग, कैपेसिटी एंड बिल्डिंग। कई बार जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो कई मेले लगाते हैं या कुछ वैसा कैंप्स लगाते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। एनजीओज ट्राइबल एरियाज़ में जाके लोगों के साथ बात करके उन्हें ट्रेन करती हैं। तो ये सारे रोल है। पांचवा रोल है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। कई बार क्या होता है, कुछ डिज़ास्टर आया या कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ या कुछ उस तरह का स्ट्रेस हुआ, तो उसमें भी सिविल सोसाइटी ही अल्टीमेटली, इनफैक्ट कई बार गवर्नमेंट से ज़्यादा, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में काम करती है। जैसे अभी कोविड के समय भी आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो लोगों को, माइग्रेंट्स को हेल्प कर रहे थे, उनको रास्ते में खाना दे रहे थे, शेल्टर दे रहे थे।
छठा है कि इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट। ये कई बार जो लोगों को ट्रेन करके उन्हें हेल्प करती है ऐसा कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने में। सेवन्थ है कि न्यू लाइवलीहुड प्रोग्राम, मतलब कि हम जो हमारा यूथ है या जो रूरल पुअर है या अर्बन पुअर है उन लोगों को हेल्प करती है लाइवलीहुड प्रोग्राम में को समझने में, ट्रेन करने में और साथ में इन्वॉल्व करने में। कई बार ये जो फिनांस है, कैपिटल है, ये भी प्रोवाइड करती है। आठवां है ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव्स। देखिए जैसे इसका एग्जांपल होगा आपका फार्मर्स में, कई बार सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फार्मिंग जो ग्रुप्स हैं वो कोऑपरेटिव्स बना के फार्मर्स का हेल्प करती है। नाइन्थ है आपका डिलीवर करना सोशल सर्विस। जो सोशल जस्टिस या सोशल सर्विस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे सिविल सोसाइटी का। जो अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे वुमेन हो गए या हैंडीकैप्ड हो गए या जो ट्रांसजेंडर हो गए, तो उनसे रिलेटेड भी ये बहुत सारे काम करते हैं। तो सिविल सोसाइटी एक बहुत वाइड एरे ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जैसा मैंने कहा। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि सिविल सोसाइटी और रोल के बारे में कि सोसाइटी जो है वो ड्रिवन बाय पीपल देमसेल्व्स। और यहाँ पे बात की गई है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिविल सोसाइटी को रिफ़र करता है बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो कि लोगों का हेल्प करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक भी मानता है। इसका एग्जांपल एक है कुडुम्बश्री, ये केरला की ऑर्गेनाइजेशन है और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसका। ये क्या करती है कि जो वुमेन है इन रूरल और चाहे वो अर्बन एरिया, उन्हें हेल्प करती है उनके लाइवलीहुड में, उनको ट्रेनिंग देती है। ये केरला की ग्रुप है और इसको आप कोट कर सकते हो जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट या सिविल सोसाइटी के बारे में बताओ। अब बात है कि जो इमर्जिंग इंडिया है, एक नया इंडिया है, उसमें रोल ऑफ सिविल सोसाइटी किस तरह से बदल रहा है। तो देखिए जब आप गवर्नेंस का बात करो तो जो स्टेट है उसका रोल तो चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में सिविल सोसाइटी का भी नए नए रोल सामने आ रहा है। इसका एग्जांपल है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन ने आरटीआई एक्ट को यूज़ करके लोगों का हेल्प किया। उसी तरह राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। ये जो MKSS है आरटीआई एक्ट में, इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो गवर्नेंस में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में, रिस्पॉन्सिव बनाने में इनका इम्पॉर्टेंट रोल दिख रहा है। दूसरा है कि सोशल जब मैं बात करूँ तो आप NGOs जैसे कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विज़न, आरंभ इंडिया, इनके बारे में बता सकते हो कि ये जो लोगों की वॉइस भी बन रहा है और साथ में जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वो बच्चे हो गए, विमेन हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, ओल्ड एज के हो गए, उनको हेल्प करती है, उनकी आवाज़ बनती है। तीसरा है कि इकोनॉमिक, कई बार होता है कि गवर्नमेंट कुछ एरियाज़ में नहीं हेल्प कर रही होती है, लेकिन ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है जैसे ट्राइबल एरिया हो गया या जो फार रिमोट एरियाज़ हो गया, उनमें अंदर जा के लोगों का हेल्प करती है। तो कई बार वो इंस्पायर करती है और रिफॉर्म्स में भी लेजिस्लेशन में लाने में मददगार होती है। इसका यहाँ पे आपके बारे में आप लिख सकते हो नरेगा के बारे में, फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर चौथा है इन्वायरमेंट जैसा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे हैजर्ड्स हो रहे हैं, तो उसमें सिविल सोसाइटी का रोल कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। चाहे वो इसका एग्जांपल है आपका चिल्का लेक, खांडार फॉल फॉर प्रोटेस्ट, ऑलिव रिडली टॉर्टोइज को बचाने का जो पूरा मुहिम चलाया है कई सारे NGOs ने, एनवायरमेंटल NGOs ने, साथ में कोस्टल बीच प्रोटेक्शन मूवमेंट, ये सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो अपने आंसर में जब आप सिविल सोसाइटी के बारे में लिखो, और जब भी आप एनवायरनमेंट के बारे में भी लिखो कि किस तरह से इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है। पांचवा पॉलिटिकल, ऑफ कोर्स सिविल सोसाइटी जो है वो एडवोकेट भी बनती है, मोबिलाइज भी करती है लोगों को। कई सारे ऐसे ग्रुप है जैसे अन्ना हजारे का ही मूवमेंट है, उसमें भी NGOs इन्वॉल्व थी, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को अकाउंटेबल बनाती हैं। तो इस तरह से हमने समझा जो इमर्जिंग नए या जो रोल्स दिख रहे हैं विद एग्जांपल्स NGOs के। अब समझते हैं चैलेंजेस क्या हैं इन फ्रंट ऑफ सिविल सोसाइटी इन रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल। क्योंकि जो जिस तरह से समय बदल रहा है, तो नई नई चैलेंजेस इन सिविल सोसाइटी के लिए भी आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और इन जनरल भी। तो पहला तो टेक्नोलॉजिकल,
टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, तो अगर ये जो सिविल सोसाइटी है इनको टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस होने की ज़रूरत है। डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है इनके लिए। लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी बैरियर बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। दूसरा है इकोनॉमिक है कि कई सारे एनजीओज़ के पास कैपिटल नहीं है, फिनांस नहीं है, वो काम तो करना चाहती है लेकिन उनके पास अवेलेबल फिनांस नहीं है, और इनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। जो एनजीओज़ हैं, बहुत सारे एनजीओज़ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो सेवा के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तीसरा है सोशल है कि दे आर द ड्राइविंग फोर्स इन स्लोइंग डाउन द एजेंडा ऑफ लिबरलाइजेशन और क्लियरेंस ऑफ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स। कई बार ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाके प्रदर्शन करते हैं, कई बार एनवायरनमेंट को बचाने के लिए या किसी इंडिजिनस ग्रुप्स को बचाने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है एनजीओज़ के लिए। वो कई बार इनको कई सारे एंटी नेशन एक्टिविटीज़ के लिए भी इनको कई बार फंसा दिया जाता है, कह के कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक कारण है। लास्टली सिक्योरिटी। देखिए कई बार क्या होता है कि एक्चुअली में कोई जो फॉरेन नेशन है इन जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स या एनजीओ के ग्रुप्स को यूज़ करती है ताकि कोई प्रोजेक्ट को हिंडर कर सके या उसे स्लो डाउन कर सके या हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ही थ्रेटन कर सके। तो उसमें क्या है कि हमारे इंटेलिजेंस को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है, और साथ में देखने की ज़रूरत है कि पहली बात तो कोई अच्छी सिविल सोसाइटी है जो एक्चुअल वर्क कर रही है उनको परेशान ना करे, और दूसरा जो एक्चुअली में जिसके कारण नेशनल इंटरेस्ट हिंडर हो रहा है उन पे एक्शन लेने का। तो इसमें आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर वे फॉरवर्ड का बात करो तो पहला तो है कि अकाउंटेबिलिटी। देखिए ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, ये खुद से काम करती है लेकिन इनकी भी अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत है। चाहे वो जो कैपिटल होता है इनका या जो भी काम भी ये कर रही है उसमें भी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है कि वो सही है। दूसरा फंडिंग क्या होता है कि कई बार मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फंडिंग होता है। फॉरेन फंडिंग इनको आता है और कई बार ब्लैक मनी का भी यूज़ होता है। तो देखने की ज़रूरत है कि जो सही एनजीओस है उनके काम को ना रोका जाए, लेकिन जो फंडिंग है पूरा वो ट्रांसपेरेंसी उसमें जरूरी है ताकि सही सोर्स से फंड आ रहा हो। तीसरा हायरिंग बेस्ट टैलेंट। मतलब कि जो भी ये सिविल सोसाइटी है इनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अच्छे स्किल अच्छे लोगों को हायर करें, और उसके लिए इनके पास या तो कैपिटल की कमी होती है या फिर सही लोग इन्हें नहीं मिलते। ये भी एक इशू है इनके साथ। चौथा टेक्नोलॉजिकल है कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं नए नए, आपका ब्लॉकचेन हो गया या 5G हो गया या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, तो एनजीओज़ या सिविल सोसाइटी अभी इनके यूटिलाइजेशन में कमी दिखती है। तो ज़रूरी है कि विद चेंजिंग टाइम ये नए नए टेक्नोलॉजी भी यूज़ करना स्टार्ट कर दे। तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में अपनी डिजिटल जो मॉडर्नाइजेशन है उसको तो करे, साथ में लोगों का जो डिजिटल डिवाइड है उसमें भी हेल्प करे, क्योंकि ये जो डिजिटल डिवाइड है ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी अगर इसी तरह कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से हमने समझा वे फॉरवर्ड के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।